हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी विद अमित कुमार। बच्चों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में, जो कि आप जानते हैं ये आपके कॉमर्स सब्जेक्ट का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग में आज हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या हैं, अकाउंटिंग के यूजेज क्या हैं, टाइप्स और उसका नीड क्या है। तो सारी चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग होता क्या है। चलिए, इसे सबसे पहले आज हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन पे चलेंगे, है ना। सपोज दैट, मान लो कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? कैपिटल चाहिए सर, कैपिटल। वेरी गुड, आपने सही कहा। आपने कैपिटल लगाया और आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो आप जानते हैं कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, है ना। जैसे मान लो कि आपने कुछ परचेज किया, है ना, आपने कुछ सेल्स किया। जब आप परचेज करेंगे तो बच्चे, परचेज दो टाइप का हो सकता है ना। परचेज दो टाइप का हो सकता है, या तो वह कैश हो सकता है या फिर क्रेडिट यानी उधार हो सकता है। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने कुछ सामान खरीदा, परचेज किया तो परचेज दो टाइप का, या तो वह कैश में हो सकता है या क्रेडिट में हो सकता है। अगर हमने कुछ क्रेडिट परचेज किया है, उसी तरह से सेल्स का भी हो सकता है। सेल्स भी आपका दो टाइप का हो सकता है, या तो वह कैश होगा बच्चों, या फिर क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब ये क्रेडिट होगा तो क्या होगा, मान लो कि आपने क्रेडिट सेल्स किया है 50,000 रुपये का, इस महीने का आपका टोटल सेल्स है 50,000 रुपये का। क्रेडिट उधार वाला, है ना, नगद वाले नहीं, उधार वाले, ध्यान रखिएगा। आपने उधार माल बेचा है 50,000 रुपये का, ठीक है। उसमें से एक पर्सन था रामलाल, रामलाल, है ना। रामलाल को आपने सेल्स किया था 15,000 रुपये का उधार। रामलाल को आपने क्रेडिट सेल्स किया, रामलाल को आपने क्रेडिट सेल्स किया है, क्रेडिट सेल्स रामलाल को आपने क्रेडिट सेल्स किया है 15,000 रुपये का। ये डेट था 1 फरवरी, ठीक है। इसने आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कुछ 15 फरवरी को इसने क्या किया, 15 फरवरी को ये आपसे फिर से उधार मांग रहा है। आपने इसे फिर से उधार दे दिया रामलाल को 10,000 रुपये का। तो बच्चों, अब रामलाल के यहाँ ड्यूज कितना हो गया सर? 25,000। ये क्या पूछ रहे हैं आप? बिल्कुल बच्चों, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। आपने 25,000 रुपये का उधार माल बेच दिया। 18 फरवरी को रामलाल ने पेड कर दिया आपको। रामलाल आपको पेड किया है 10,000 रुपये। बच्चे, अब उनके यहाँ कितना ड्यूज बच गया? 15,000 सर। वेरी गुड बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट? नो सर, नो सर। वेरी गुड बच्चों, तो मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये बिजनेस है। एक बार रिपीट कर देते हैं, ये बिजनेस है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने कुछ परचेज किया, कुछ सेल्स किया। तो परचेज हमने बताया कि दो टाइप का हो गया, आपका कैश हो गया और क्रेडिट हो गया। इस तरह से सेल्स भी हो गया हमारा, या तो हम सेल्स करेंगे या तो कैश में करेंगे या फिर क्रेडिट में करेंगे। तो ट्रांजेक्शन तो मुझे सभी का रखना है, ये जितना भी है ऑल टू ऑल, ऑल टू ऑल, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिकॉर्डिंग, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ये सारा चीज़ हमारा क्या है? रिकॉर्डिंग। जितनी भी बातें हैं, ये सारा चीज़ हमारा है रिकॉर्डिंग। यानी बिजनेस में जो भी बातें हम करते हैं,
जो भी बात A to Z ऑल टू ऑल जितने भी लेन देन होते हैं, हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया, हमने परचेज किया, हमने सेल्स किया, आपने सैलरी दिया, कमीशन दिया, रेंट पेमेंट किया, आप जिस मकान में रहते हो उसका रेंट किराया भी तो देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पेमेंट करना होगा। ये सारी बात जितनी भी बातें हैं वो सारी बात जो आती है वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर आता है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉर्डिंग, है ना। पहले वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉर्डिंग। ठीक है बच्चे, दूसरी बात, अब आप ध्यान दीजिए, इसमें एंट्री तो हमें सबका करना है। देखो ये परचेज के बारे में भी लिखना है कि आपने कितना का कैश परचेज किया था और कितने का आपने क्रेडिट परचेज किया। क्रेडिट परचेज किया तो उसमें कौन कौन लोग हैं। उसी तरह से सेल्स का हम लोग बात कर लेते हैं। तो सेल्स में हमने आपको डिटेल लिखा है कि आपने कैश सेल्स किया और क्रेडिट सेल्स किया। तो क्रेडिट सेल्स में कौन कौन लोग थे, आपने टोटल सेल्स इसका कितना था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, टोटल सेल्स कितना, 50,000 सर, 50,000 टोटल सेल्स में, टोटल सेल्स 50,000। उसमें से रामलाल एक ऐसा व्यक्ति था, रामलाल एक ऐसा पर्सन है जिसने आपसे क्या कितना का परचेज किया है रामलाल ने, 15,000 का सर। आपने बेचा कितना है रामलाल को उधार, 15,000 का सर, वेरी गुड। 1 फरवरी को फिर उसने क्या किया, 15 फरवरी को फिर से आ गया उधार लेने के लिए, कितने का, 10,000 का सर। तो 10,000, आप ये टोटल कितना हो गया, 25,000। रामलाल के यहाँ कितना उधार, 25,000। अब रामलाल क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 18 फरवरी को उसने आके पेमेंट कर दिया, कितना, 10,000 पेमेंट किया, अभी भी इसके यहाँ 15,000 ड्यूज है। ये जो बातें हैं रामलाल का, इसको हम लोग कहते हैं अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्लासीफाइंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासीफाइंग। यहाँ तक बच्चे समझ में आ गई। ये पूरा ऑल ट्रांजेक्शन क्या कहेंगे, रिकॉर्डिंग। ये जो बातें हैं ये हो गया क्लासीफाइंग, ये हो गया आपका क्लासीफाइंग। ठीक है, उसके बाद ये जो बातें हैं, ये जो रिजल्ट निकल के आया है इसको हम लोग कहते हैं रिजल्ट। इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, 15,000। अगर आप महीने के लास्ट में पूछोगे, 18 फरवरी तो हो गया, तो महीने में लास्ट 28 फरवरी को आप पूछोगे, 28 फरवरी को क्या, यानी 28 फरवरी को उसके यहाँ कितना ड्यूज, 15,000 सर। इसको क्या कहिएगा आप बच्चे, इसको कहेंगे समराइजिंग। समरी जानते हैं ना, समरी यानी टोटल जो रिजल्ट निकल के आता है तो समरी, ये है आपका समराइजिंग, है ना। ये हो गया हमारा समराइजिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासीफाइंग हो गया, समराइजिंग हो गया, और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है गुड मैनर। आपने सही तरीके से इसे लिखा है। आपने क्या लिखा है इसे सही तरीके से, सिस्टमेटिक वे में, यानी अकाउंट्स जो हमें सिस्टम सिखाएगा, अभी हम लोग आगे सीखेंगे, आगे के चैप्टरों में, जर्नल चैप्टर में सीखेंगे हम लोग कि इसको रिकॉर्ड किस टाइप से करना है। तो गुड मैनर यानी सही मायने में, सही तरीके से, वो हो गया हमारा सिग्निफिकेंट। एटलीस्ट का मतलब होता है लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातें, है ना। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल पर डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन में लिखा गया है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, है ना। देखिए चैप्टर फर्स्ट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग या डिफिनीशन दोनों एक ही बात है। क्या डिफिनीशन है बच्चों, अकाउंटिंग इज द आर्ट। आर्ट का मतलब क्या हो गया, कला। अकाउंटिंग ऐसा कला है, अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, किस चीज़ का, रिकॉर्ड रखने का। अकाउंटिंग आर्ट से रिकॉर्ड रखने का। अकाउंटिंग क्या करता है, क्लासीफाइंग करता है। अकाउंटिंग क्या करता है, क्लासीफाइंग। बच्चे क्लासीफाइंग का मतलब हम आपको बता चुके हैं, यह रिकॉर्ड रखता है, क्लासीफाइंग करता है। ये वाली बात देखिए, क्लासीफाइंग है ये, है ना। सबको अलग अलग किया ना, गणेश को अलग, महेश को अलग, सुरेश को अलग, रामलाल को अलग। तो हमने सिर्फ आपको रामलाल का ट्रांजेक्शन दिखाया है, क्योंकि 50,000 में तो और भी बातें हैं ना। ये तो 15,000 का है, बाकी तो 35,000 और भी है किसी के यहाँ ड्यूज। तो किसके किसके यहाँ है, कितना कितना है। तो हमने आपको एक रामलाल का दिखाया, तो ये रामलाल का क्या हो गया, ये देखिए बच्चों, ये क्या है हमारा क्लासीफाइंग, है ना। ये क्या है, क्लासीफाइंग। तो रिकॉर्डिंग आप समझ में है, क्लासीफाइंग हो गया। समराइजिंग, और उसके बाद क्या करता है, ये रिजल्ट बताता है। देखिए यहाँ पे रामलाल का रिजल्ट बताया कि रामलाल के यहाँ कितना ड्यूज है बच्चे, 15,000 सर। तो अब हम समझते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर
सिग्निफिकेंट का मतलब हम आपको बताए थे गुड मैनर, सही तरीके से। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, ये पैसे के ट्रांजेक्शन सही तरीके से सिस्टमेटिक वे में लिखता है कौन? अकाउंटिंग, है ना। मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर अ पार्ट एट लीस्ट ऑफ द फिनेंशियल कैरेक्टर। एटलीस्ट का मतलब छोटी से छोटी, फिनांस के छोटी से छोटी बातों को, यानी पैसे के छोटी से छोटी बातों को यह रिकॉर्ड करता है, लिखता है, फिनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिंटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और ये क्या करता है? लास्ट में हमको रिजल्ट बताता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। ठीक है, समझ गए? एक बार फिर से देख लीजिए। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स which are in a part at least of a financial character and interpreting the result thereof। ये आपका अकाउंटिंग का डिफिनीशन है और इसका मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे। ऐसे भी एक बार देख लीजिए। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग का मतलब ईच ट्रांजेक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग। देखिए ऊपर में यहाँ रिकॉर्डिंग का मीनिंग हम नीचे लिखा है हमने, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग क्या करता है? ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक। उसके बाद है हमारा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मीनिंग है हमारा अरेंज बाय ग्रुप। क्लासीफाइंग का मतलब क्या है? अरेंज बाय ग्रुप। अरेंज बाय ग्रुप इन द सेंस, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था रामलाल के बारे में। ये देखिए, ये रामलाल का ग्रुप है ना, यह रामलाल के ग्रुप में अरेंज किया गया है ना। उसी तरह से मोहन का ग्रुप होगा, सोहन का ग्रुप होगा, और किसके किसके यहाँ ड्यूज था उसका ग्रुप होगा। तो ये सबके ग्रुप को क्लियर करता है। अकाउंटिंग क्या करता है? सबका अलग अलग अकाउंट रखता है, गणेश का अलग, महेश का अलग, सुरेश का अलग। तो क्लासीफाइंग, अरेंज बाय द ग्रुप या वन नेचर वन प्लेस। वन नेचर, देखिए ये वन नेचर है ना, ये वन नेचर है और एक ही जगह पर लिखा गया है, तब ना हमें रिजल्ट मिला है। आप अलग अलग लिखेंगे तो क्या रिजल्ट हमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना बच्चों। क्लासीफाइंग, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है आइडेंटिफाई एंड इम्पॉर्टेंट आइडियाज कम्युनिटीज, और ये समरी बनाता है, रिजल्ट बताता है कि आखिर में इसका फाइनल अमाउंट बचा कितना। तो क्या है? इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बिजनेस के लिए, कम्युनिटी के लिए, है ना। आइडेंटिफाई करता है। सिग्निफिकेंट बच्चों, सिग्निफिकेंट है ना। सिग्निफिकेंट का मतलब है हमारा गुड मैनर से है। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है? गुड मैनर, यानी सही तरीके से सिस्टमेटिक वे में जो लिखा गया है। एटलीस्ट मतलब छोटी से छोटी बातों को, छोटी छोटी फिनेंशियल बातों को यह लिखता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। एंड इंटरप्रिंटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, यानी रिजल्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट और लॉस, और ये फाइनली क्या करता है? हमें रिजल्ट बताता है कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं के बारे में। बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। अकाउंट्स हम लोग बनाते क्या है, अकाउंट्स बनाने की आवश्यकता क्या है। तो देखिए हमारा यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग या पर्पस। अकाउंट्स बनाने का पर्पस क्या है? तो देखिए क्या पर्पस है हमारा? टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बच्चों टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरत है। टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, यानी लिखते हैं, एक मेंटेन करते हैं। तो हमारा एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। जैसे पिछले महीने का, फरवरी महीने का मैंने आपको बताया, उसी तरह से पीछे जनवरी, दिसंबर, है ना, और पिछले सालों का, तो काफ़ी सालों का हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है। इससे हमें डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है ना। ये क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यानी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का हम लोग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए ज़रूरी है। उसका दूसरा है हमारा टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड बात है हमारा कैलकुलेट। हमारा ऑब्जेक्ट, मान लो कि आप बिजनेस करते हो, बिजनेस करने का सबसे मेन मोटो क्या होता है हमारा? सबसे मेन मोटो होता है हमारा कि हम बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जाने, कि हमने जो इस साल बिजनेस किया है वो पूरे साल का, पूरे महीने का, इस साल हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये बात को जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तीसरी बात है टू नो अ फिनेंशियल पोजीशन। बच्चे ध्यान रखें, फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि आपने अर्न, मतलब आपने बनाया कितना है, इन द सेंस जैसे एक होता है कि हमारे पास कैश कितना है, और एक होता है हमने जो इनकम किया है उससे हमने प्रॉपर्टी कितना बनाया है।
है ना। हमने अपने बिजनेस को बढ़ाया कितना है। सपोज दैट मान लो पिछले साल आपके पास आपके बिजनेस की टोटल एसेट्स थी, आपके पास टोटल एसेट्स, टोटल संपत्ति 10 लाख रुपए की थी, तो क्या इस साल आपका एसेट्स जो है वो 12 लाख हो गया या 15 लाख हो गया, या फिर पीछे चला गया 8 लाख हो गया? ऐसा हो सकता है और होता है बिजनेस में। तो ये समझ आता है कि हमारे टू नो अ फिनेंशियल पोजीशन, आपकी फिनेंशियल पोजीशन की स्थिति कैसी है, वह अप है या डाउन है। ये बात जानने के लिए भी हमें अकाउंट्स की आवश्यकता होती है, इसलिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। और फोर्थ नंबर में है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। बच्चों, अकाउंट्स की ज़रूरत तो हमें खुद है ही, वेरियस पार्टी का अकाउंट्स की आवश्यकता तो मुझे है ही, और मेरे साथ साथ और भी कई लोगों को है। तो क्या आपको मालूम है कौन कौन लोग हैं इसके अंदर? बच्चे, इसके अंदर 2 लोग आते हैं। कौन कौन? इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लोग का मतलब है जो लोग बिजनेस के अंदर हैं उनको हम इंटरनल कहते हैं। तो बिजनेस के अंदर है उनको और किसको ज़रूरत है? बच्चे, हाँ है ज़रूरत। किसे है सर? किसे? सो आप समझिए, याद कीजिए, जो स्टाफ, आप कहीं पे जॉब करने जाते हो तो क्या जो इस कंपनी में आप जॉब करते हो, क्या कंपनी का स्थिति देखकर करते हो ना? आप किस कंपनी में, जैसे आप किसी ब्रांड के अंदर काम करते हो, आपको खुशी मिलती है, और उसने टाटा में काम कर रहा है, अच्छा। तो स्टाफ को भी अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं उनको ज़रूरत होती है। उसके बाद जो इन्वेस्टर हैं, फिर आप जब टैक्स देते हो तो टैक्स देते समय आप अपने अकाउंट्स को चेक करते हो, अकाउंट्स को देखते हो, और उसी के बेस पर तो हम लोग इन टैक्स देते हैं। तो ये सारी ज़रूरत है। इंटरनल लोग। एक्सटर्नल लोग कौन से होते हैं? एक्सटर्नल लोग जो लोग हमें लोन देंगे। बच्चों, आप जब बैंक जाते हो लोन लेने के लिए, हम जब बैंक जाएंगे लोन लेने के लिए, तो क्या बैंक हमें ऐसे ही लोन दे देगी? बिल्कुल नहीं देगी सर, बिल्कुल नहीं। वो हमारी अकाउंट्स को चेक करेगा, ये देखेगा आपने कितना ट्रांजेक्शन किया है, आपके पास कितना एसेट्स है, उसी के बेस पर तो हमें लोन देगी। तो इसलिए भी हमें ज़रूरत होती है। किसे ज़रूरत होगी? बैंक को। क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो हमें उधार देते हैं। क्रेडिटर का मतलब है वो लोग जो हमें उधार देते हैं, जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं। तो जब आप किसी से उधार सामान खरीदेंगे तो आपकी स्थिति, आपकी पोजीशन को देखकर ही आपको वो उधार सामान देंगे। ये एक्सटर्नल लोग हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे फिनांस को, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आपसे कभी भी आपका अकाउंट्स का डिमांड कर सकती है जब उसे ज़रूरत महसूस हो। या इनकम टैक्स अधिकारी, इनकम टैक्स जब आप पेमेंट करेंगे तो वो भी आपका अकाउंट्स देख कर पेमेंट करेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, फिर हम लोग बात करेंगे। तो ये क्या हो गया? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, यानी बहुत सारे लोगों को आपके अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। तो हमने जो इंपॉर्टेंट है वो हमने लिखा है। देखिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग या पर्पस, दोनों एक ही बात है। पहला क्या होगा? टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सेकेंड है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड है हमारा टू नो द फिनेंशियल पोजीशन। और फोर्थ है हमारा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अ वेरियस पार्टीज। हो गया। चलिए, अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज के बारे में। हमारे अकाउंट्स का एडवांटेज क्या है? यह यूज इसका है या नहीं है, इसका कुछ फ़ायदा है या नहीं है, अकाउंट्स हम लोग क्यों बनाते हैं, बनाने का क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग या यूजेज ऑफ अकाउंटिंग, दोनों एक ही बात है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग या यूजेज ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, पहला है हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है हमें प्रॉफिट एंड लॉस को जानने में हमारा हेल्प करता है अकाउंटिंग। बच्चे, जब हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे जानेंगे कि हमें इस साल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या पिछले साल की अपेक्षा हम आगे हैं या फिर पीछे हैं। तो ये हमें कौन सा बताता है? अकाउंटिंग, है ना। तो फर्स्ट क्या हो गया? हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। अकाउंटिंग जब हम बनाएंगे तो मैनेजमेंट को हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? जो हमारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो डिसीजन लेता है, जो डिपार्टमेंट डिसीजन लेता है कि हमें कब माल खरीदना है, कब बेचना है, कितना बेचना है, कितने प्राइस में बेचना है, ये चीज़ हमें कौन बताता है? तो इसलिए यहाँ भी हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ में? हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। किस चीज़ में? प्लानिंग करने में।
यह हमें प्लान करने में हेल्प करता है। अकाउंट क्या करता है, हमें आगे के फ्यूचर की प्लानिंग में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो हम अपने अकाउंट्स को देख करके लेते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, उसी के अनुसार ना डिसीजन लेंगे। हमारे पास जो फिनेंशियल स्थिति है या इन फ्यूचर जो महसूस हो रहा है कि होने वाला है, उसको ध्यान में रख करके ही हम कोई डिसीजन लेते हैं। और कंट्रोलिंग, और हमारे बिजनेस को कंट्रोल करने में हमारा हेल्प करता है। हो सकता है हमने कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, बिना मतलब में खर्च कर रहे हैं, कुछ ऐसा अमाउंट जो बेवजह खर्च हो रहा है, उस चीज़ पर भी हमारा कंट्रोल करता है। तो अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में किस चीज़ के लिए, प्लानिंग के लिए, डिसीजन के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, है ना। और भी बातें हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। टू कंप्लीट अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्या करता है, कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है। रिकॉर्ड रखेंगे तभी तो हम जानेंगे ना कि पिछले साल क्या हुआ था, उसके पिछले साल क्या हुआ था, और उसके पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल हम क्यों प्रॉफिट में थे या क्यों लॉस में थे, ऐसा क्या हो गया जो इस बार हम प्रॉफिट में नहीं है, रीज़न क्या है। रीज़न को समझने के लिए फिर पीछे वाले साल में जाना होगा। पिछले वाले साल में हमने ऐसा क्या किया था, हमने कैसे बिजनेस किया था कि हमें पिछले साल इतनी सारी प्रॉफिट हुई थी, और इस बार हमने प्रॉफिट कम कमाया है या फिर नहीं कमाया है, उसका रीज़न क्या है। ये समझने के लिए आपको क्या करना होगा, टू कंप्लीट ये सिस्टम क्या करता है, टू कंप्लीट अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से हमें हेल्प मिलता है। ठीक है, आगे है इन्फॉर्म अबाउट अ फिनेंशियल पोजीशन। देखिए ऊपर वाली ही बात है, फिनेंशियल पोजीशन, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। फिनेंशियल पोजीशन हमारे स्थिति को बताता है, हमारे एसेट्स को बताता है कि पिछले साल आपका एसेट्स कैसा था, इस साल कैसा है, आपने कितना एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया इस साल, यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। और लास्ट है हमारा हेल्प इन टैक्स लाइबिलिटी, और ये क्या करता है, टैक्स को पेमेंट करने में, टैक्स देने में, टैक्स हमारा कितना बन रहा है, टैक्स हमें कितना देना पड़ेगा, इस चीज़ में भी हमारा हेल्प करता है कौन, अकाउंटिंग। तो देखिए एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, यूजेज ऑफ अकाउंटिंग में आप समझ गए होंगे। हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, हेल्प इन मैनेजमेंट। तीसरा है कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन अबाउट फिनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन अबाउट फिनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन अबाउट फिनेंशियल पोजीशन। उसके बाद है फाइनल है हेल्प इन अ टैक्स लाइबिलिटी, और टैक्स लाइबिलिटी में ये हमारा हेल्प करता है। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग कितने टाइप का होता है, अकाउंटिंग कितने टाइप का होता है। तो ये देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सा है, फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या बताता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग ये समझ लीजिए, फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सारे चीज़ों को रिकॉर्ड रखते हैं। ये हमें प्रॉफिट और लॉस बताता है। क्या बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अंदर फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी बातें हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई विशेष नहीं है। फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग पूरे अकाउंट को मेंटेन करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को फाइनली जानते हैं। सेकंड है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकंड कौन सा है हमारा बच्चों, सर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कौन सा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है सर बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग सीखते हैं टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, है ना, टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट। बच्चों हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है। सपोज दैट आपकी पेन बनाने की फैक्ट्री है, आपने पेन बनाने की फैक्ट्री लगाई है, तो आप पेन बनाने की जो फैक्ट्री लगाई, तो पेन बनाने की जो फैक्ट्री, उसमें आपने कई टाइप का पेन बनाया है, आपने कई टाइप का, ए टाइप का, बी टाइप का, मान लेते हैं सी टाइप का, आपने 3 टाइप का पेन बना रहे हो। ए टाइप का कॉस्ट अलग होगा, बी टाइप का अलग होगा और सी टाइप का अलग होगा ना, क्योंकि आप देखते हैं कि एक पेन 5 रुपये में बिकता है, कोई पेन 20 रुपये में बिकता है, कोई पेन 50 रुपये में बिकता है। क्यों, क्योंकि सबका कॉस्ट अलग अलग है। तो एक ही फैक्ट्री में बना हुआ कई सारा पेन, तो एक टाइप का, यानी पेन ए टाइप का जो पेन है उसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है बनाने में, बी टाइप का जो पेन है उसका टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है, और सी टाइप का जो है वो टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है, ये सीखेंगे हम लोग। हाँ, और इसमें और सीखेंगे पर यूनिट कॉस्ट, एक पेन का प्राइस क्या आएगा। मान लो कि फैक्ट्री में एक पेन तो बनेगा नहीं ना,
सपोज दैट ए टाइप में आपने 100 पेन बनाया है, तो 100 पेन का कॉस्ट कितना, ये सीखेंगे। और उस 100 पेन में एक पेन का कॉस्ट कितना, ये सीखेंगे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में। हमें कॉस्ट अकाउंटिंग क्या सिखाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाता है टू नो द टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। यानी जब हम लागत की बात करते हैं, लागत की बात करते हैं कि आपके प्रोडक्ट में लागत कितना, प्रोडक्ट और सर्विसेज। सपोज अगर आप जब होटल चला रहे हो तो उसको क्या कहेंगे, सर्विसेज कहेंगे। तो सर्विसेज में कॉस्ट कितना, ये सारी बातों का चर्चा करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो दो टाइप आपको समझ में आ गया होगा, एक फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या जानते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग समझते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट क्या रहा है, टोटल कॉस्ट क्या रहा है और पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रहा है। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग सीखते हैं मैनेजमेंट इन अ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट में क्या सीखते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग सीखते हैं मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका मतलब है, ये थर्ड नंबर है, ये हमें प्लानिंग में हेल्प करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंट, ये मैनेजमेंट को हेल्प होता है, मैनेजमेंट को मैनेजमेंट इन अ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग करने के लिए मैनेजमेंट को जो आवश्यकता होती है वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट। यानी यह अकाउंट जो है मैनेजमेंट का पार्ट है। हमें प्लानिंग कैसे करना है, हमें चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है, जो चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों का हम लोग चर्चा करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये हमारे मैनेजमेंट को हेल्प करता है। तो बच्चे अब समझ गए होंगे मेनली 3 टाइप का अकाउंट होता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नीड एंड यूज ऑफ अकाउंटिंग। बच्चे हमारे अकाउंट्स की नीड किसको है, हमारे अकाउंट्स की नीड किसको है, ध्यान देखिए हमारे अकाउंट्स की नीड किसको है। बच्चे 2 टाइप का यूजर होते हैं, 2 टाइप के लोग होते हैं जिसे हमारे अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। पहला है इंटरनल यूजर और दूसरा एक्सटर्नल यूजर। हमने अभी पहले भी बताया है थोड़ी देर पहले, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर के अंदर कौन कौन, ऑनर्स, मालिक को अकाउंट्स की आवश्यकता होती है, मैनेजमेंट को होती है और एम्प्लॉयज़ को होती है, ये इंटरनल यूजर हैं। इंटरनल यूजर के अंदर 3 बातें, इंटरनल यूजर आपके अकाउंट्स की आवश्यकता किसको है, किसको ज़रूरत है आपके अकाउंट्स की, हमारे अकाउंट्स की, तो ऑनर को, मालिक को, मैनेजमेंट को जो डिसीजन लेता है उसको, एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ काम करते हैं उसे हमारे अकाउंट्स की आवश्यकता है। और थर्ड और सेकेंड है हमारा एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर का मतलब है हमारा कि बाहर के लोग जो हमसे अकाउंट मांगते हैं, जो हमारे अकाउंट देख सकते हैं, जो हमारे अकाउंट के बेस पर वो अपना बिजनेस, हम अपना बिजनेस करते हैं। एक्सटर्नल लोग कौन कौन से हैं जो आपसे अकाउंट्स मांग सकते हैं, एक है इन्वेस्टर। कौन इन्वेस्टर, कौन इन्वेस्टर, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो हमें पैसा बिजनेस करने के लिए देता है, वो इन्वेस्टर कहलाता है। तो इन्वेस्टर हमारा हेल्प करेगा, इन्वेस्टर को ज़रूरत होती है। क्रेडिटर्स, जो लोग हमें उधार दे रहे हैं उन्हें ज़रूरत होती है हमारे अकाउंट्स की। पब्लिक को भी ज़रूरत होती है आपके अकाउंट्स की कि आपकी स्थिति कैसी है। टैक्स अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्स डिपार्टमेंट जो भी है, उनको ज़रूरत होगी और गवर्नमेंट को भी आपके अकाउंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये सारा बात आज हम लोगों ने सीखा। अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स हम लोग किसे कहते हैं, अकाउंट्स का ऑब्जेक्ट क्या है, अकाउंट्स कितने टाइप का होता है और नीड्स ऑफ अकाउंटिंग सीखे हैं। ये सारी बातें आज आपने इस वीडियो में सीखा है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। बच्चों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।